नासा को पता चलता है कि ब्रह्मांड के एक जगह पर एक एलियन का स्पेसशिप मंडरा रहा है। अब नासा को इस स्पेसशिप के ऊपर रिसर्च करनी होती है, लेकिन वो शिप काफी दूर होता है। लेकिन इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद स्पेसशिप के टुकड़े हो जाते हैं और शिप का सारा सामान अर्थ पर गिरने लगता है। लेकिन ये सामान कोई साधारण चीज नहीं होती, काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी होती है। अब पूरे दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी फैलने के कारण काफी गड़बड़ हो जाती है। इसी की ये कहानी है डेब्रिस। यह है 5th एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जहाँ पे पैसेंजर आपस में काफी बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से सबको हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देती है और अगले ही पल अचानक से एक वर्म होल ओपन होता है और बस उसी में एंटर करके गायब हो जाती है। वही ये वर्म होल एक दूसरे शहर में ओपन होता है और बस ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिससे सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक जख्मी पैसेंजर घसीटते हुए बाहर निकलता है और उसके सामने एक इंसान आकर खड़े होता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। ये सीन यहीं पे कट होता है और हम ब्रायन और फिनोला को देखते हैं जो इस लोकेशन पे आने के लिए निकलते हैं। यहाँ हम देखते हैं फिनोला अभी भी ब्रायन से थोड़ी नाराज है क्योंकि उसने अभी तक नहीं बताया कि उसके पिता जिंदा है। अब थोड़े समय के बाद ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और इन्हें ऑफिसर बताता है कि ये बस न्यू जर्सी से शाम के 7 बजे वर्म होल में एंटर की थी और 5 मिनट में ही ये बस बॉस्टन में यानी इस लोकेशन पे आके क्रैश हुई है। वो बताता है कि न्यू जर्सी में कोई डेब्री के कारण वर्म होल बना होगा और उसी से ये बस यहाँ पे लाई गई है। अब ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तभी ब्रायन बताता है कि जर्मनी में भी एक ऐसा ही डेब्रिस पाया गया था जो वर्म होल ओपन कर सकता है, लेकिन वो चोरी हो गया है। अब इनके बातचीत के दरमियान ही न्यू जर्सी का पुलिस ऑफिसर ब्रायन को एक सीसीटीवी फुटेज देता है जब बस गायब हुई थी और ये लोग देखते हैं कि बस गायब होने से पहले एक आदमी वहीं पर बस पे नजर रखे था और उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसे पता है आगे क्या होने वाला है। इसीलिए अब ये लोग उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। अब आसपास की जगह ढूंढते हुए उन्हें वही जख्मी पैसेंजर मिल जाता है जो पास ही के एक मिल में होता है, लेकिन किसी ने उसे गोली मार दी है। लेकिन उसका ब्लड, उसका हेयर और डीएनए सैंपल लिए गए हैं। अब ब्रायन बताता है कि जिसने भी ये वर्म होल ओपन किया था वो एक तरह से इस इंसान का डीएनए कलेक्ट कर रहा है ताकि पता कर पाए कि वर्म होल से जाने पर इस इंसान के शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि इस बस के सारे लोग वर्म होल से जाने के बाद भी जिंदा थे लेकिन क्रैश के कारण मारे गए हैं। इन्हें लगता है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन डेब्रिस को ढूंढ रही है जिसका नाम है इनफ्लक्स, उसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब कुछ किया है। अब ब्रायन बताता है कि ऐसे ही वर्म होल चाइना में भी ओपन किए गए थे, लेकिन वर्म होल से ट्रैवल करने के समय सारे पैसेंजर मारे गए थे। अब इन्हें आइडिया लग जाता है कि अगर इनफ्लक्स के पास ये टेक्नोलॉजी है तो वो लोग बस, जहाज, पूरे शहर को भी गायब कर सकते हैं। इसलिए ये लोग चाइना के वर्म होल की क्लिप ढूंढने लगते हैं ताकि उससे कुछ क्लू मिल सके, लेकिन सर्वर पे उन्हें वो क्लिप मिलती ही नहीं है, किसी ने गायब कर दी है शायद। अब थोड़े समय के बाद इन्हें उस आदमी के डिटेल्स मिलती है जो सीसीटीवी में पाया गया था। उसका नाम है पीटर। वो कल ही जर्मनी से आया हुआ है और MI6 से लेकर इंटरपोल, CIA सभी लोग उसके ऊपर नजर रखे हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है। अब ये लोग एयरपोर्ट से लेकर उसके टैक्सी को ट्रैक करते हैं और उसके होटल में पहुंच जाते हैं जहां सीसीटीवी से इन्हें पता चलता है कि इसके और भी साथी इस होटल में रुके हुए थे। अब फिनोला जब ये वीडियो देख रही होती तो वो काफी हैरान होती है क्योंकि वीडियो में जो बाकी लोग उसे दिखाई देते हैं उन्हीं लोगों ने उसके पिता को मारा था। वो तुरंत वहाँ से बाहर आती है और अपनी सीनियर जो लंदन में है यानी कि प्रिया, उसे कॉल करती है और कहती है कि जो इस होटल में टेररिस्ट रुके हुए हैं मुझे उन लोगों को पकड़ना है ताकि पता चले कि मेरे पिता जिंदा कैसे है मरने के बाद भी। लेकिन प्रिया उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। लेकिन फिनोला काफी बेचैन होती है और वो प्रिया से पूछती है कि मुझे पता लगाना है कि मेरे पिता जिंदा कैसे है, क्या वो सच में वो मेरे पिता है या वो एक क्लोन है, क्योंकि डेब्री की मदद से किसी भी इंसान का क्लोन तैयार किया जा सकता है। क्या तुम्हें कुछ पता चला है मेरे पिता कहाँ पर है? लेकिन प्रिया कुछ भी नहीं बताती। इससे फिनोला और भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि वो ब्रायन पर भी भरोसा नहीं करती क्योंकि चाइना में जो वर्म होल ओपन किया गया था उस वीडियो की फुटेज भी इन्हें मिल नहीं रही है। तो प्रिया उसे याद दिलाती है कि जैसे यूएस की टीम हमसे सीक्रेट छुपा रही है वैसे ही हमारी टीम के पास भी काफी सीक्रेट है जो हम यूएस से छुपा रहे हैं, इसीलिए ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे ये रिलेशन खराब हो। अब थोड़े समय के बाद ब्रायन भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए होटल के बाहर आता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर भी काफी लाउड फ्रीक्वेंसी बजने लगती है।
ब्रायन फिनोला को कहता है ऐसी ही सेम फ्रीक्वेंसी न्यू जर्सी में भी बजी थी, यानी कि यहाँ पर भी वर्म होल खुलने वाला है। अब इसीलिए इनकी साइंटिस्ट की टीम आसपास की जगह ढूंढने लगती है और उस साउंड वेव का पूरा एरिया ये लोग एक डिजिटल मैप में बना लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आवाज बंद हो जाती है। अब उन्हें समझ आता है कि ये लोग यहाँ पर भी वर्म होल ओपन करके कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। अब ब्रायन उसी होटल के आसपास कुछ चीजें ढूंढ रहा था कि तभी सामने वाले ही होटल से उसी टेररिस्ट ग्रुप का आदमी बाहर आता है, जो ब्रायन को देख वहाँ से भागने लगता है। लेकिन आसपास सारे पुलिस होते हैं जो उसे घेर लेते हैं। लेकिन वो आदमी बताता है कि तुम लोग हमें रोक नहीं सकते, हम पूरे न्यूयॉर्क शहर को ही वर्म होल से गायब करने वाले हैं। और पुलिस उसे पकड़े इसके पहले ही वो खुद को शूट कर देता है। अब फिनोला तुरंत प्रिया को कॉल करके इसके अपडेट देती है और कहती है कि इस बार खतरा बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें कैसे भी करके वो चाइना वाली फाइल ढूंढनी ही होगी। लेकिन तभी प्रिया उसे बताती है कि वो वीडियो मुझे मिल गया है, मैं तुम्हें ऑनलाइन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरा ही एक आदमी तुम्हें एक पेन ड्राइव देगा। और उसे पास का ही एक एड्रेस देती है वहाँ जाने के लिए। अब फिनोला को वहाँ पे एक ट्रक दिखाई देता है और उसका ड्राइवर उसे एक पेन ड्राइव देता है और वो आदमी उसे कहता है कि प्रिया काफी सारी चीजें तुमसे छुपा रही है और तुम्हारे पिता जिंदा है, वो तुम्हारे पिता का क्लोन नहीं है। फिनोला उससे और भी डिटेल पूछने वाली थी, लेकिन वो अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने केबिन में वापस आकर वो वीडियो देख रही होती है, लेकिन उस वीडियो में उसे कुछ खास नजर नहीं आता। वो देखती है इस वीडियो में दो क्रेन्स आमने सामने होती है और रिपोर्ट में लिखा था कि क्रेन्स को कंस्ट्रक्शन साइट से चुराया गया है। अब काफी गौर से देखने के बाद वो नोटिस करती है कि ये दोनों भी क्रेन्स एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। वो उनका मेजरमेंट लेती है और सेम मेजरमेंट न्यू जर्सी के लोकेशन पर लगाती है जहाँ पर वर्म होल ओपन हुआ है और उसे उन लोकेशन पर दो बड़े बड़े एंटीना दिखाई देते हैं और उसे समझ आता है कि वर्म होल किसी भी दो बड़े बड़े स्टील के एंटीना के बीच से ही ओपन हो सकता है डेब्रिस की मदद से। अब थोड़े समय के बाद ब्रायन का बॉस मेडॉक्स भी यहाँ पे आ जाता है और दोनों उसे रिपोर्ट दे देते हैं जो अभी तक उनकी फाइंडिंग्स थी। तो वो बताता है कि टेररिस्ट ग्रुप काइंड ऑफ पूरे शहर को वर्म होल से गायब करना चाहते हैं और शायद उनके पास ऐसे दो डेब्रिस है जिसको वो सिंक करके वर्म होल ओपन करेंगे। अब ये लोग साउंड जोन को स्कैन करते हैं जहाँ पे वो हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस सुनाई दी थी और उन्हें पता चलता है इन रेंज में 3 बड़े बड़े बिल्डिंग्स है जो एज अ एंटीना यूज कर सकते हैं और इन्हीं बिल्डिंग्स में शायद डेब्रिस होगा। अब ब्रायन, फिनोला और मेडॉक तीनों भी अलग अलग हो जाते हैं और अपने टीम को लेकर इन बिल्डिंग्स में डेब्रिस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब उन्हीं में से एक बिल्डिंग में उसी टेररिस्ट को देखते हैं और उसका साथी डेब्रिस को चार्ज कर रहा होता है, यानी कि इनका प्लान करेक्ट है। अब पहले लोकेशन पर ब्रायन आ जाता है लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। वही फिनोला जहाँ होती है उसे वहाँ पे एक टेररिस्ट मिलता है और इन्हें देखकर उनका आदमी डेब्रिस को निकालता है। वही फिनोला के लोकेशन पे वही मेन टेररिस्ट होता है और इन्हें आता हुआ देख ये लोग उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। फिनोला के काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं लेकिन फिनोला आगे चली जाती है। अब वो मेन टेररिस्ट अपने डेब्रिस वाले साथी को दूसरे डेब्रिस की मदद से गायब कर देता है ताकि वो दूसरे लोकेशन पे जाके वर्म होल ओपन कर सके। वही खुद वो नीचे जाने लगता है। अब फिनोला उसका पीछा करती है। दरअसल ये वही आदमी है जिसने फिनोला के पिता को मारा है, इसीलिए फिनोला अपने टीम को नहीं बताती और अकेले ही उसका पीछा करने लगती है। वही ब्रायन वापस से अपने लोकेशन को ढूंढने के लिए जाता है और उसे डेब्रिस मिल जाता है जिसे वो डिसेबल करने के लिए अपने साइंटिस्ट की टीम को बुलाता है। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला करके उनके साइंटिस्ट को गोली मार देते हैं, इसीलिए वो डेब्रिस उधर ही रहता है एक्टिवेटेड। वही जो दूसरा आदमी गायब हुआ था वो दूसरे लोकेशन पे जाके चुपचाप डेब्रिस को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण दोनों भी डेब्रिस अब सिंक होने लगते हैं और वैसा ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलने लगता है, यानी कि अब किसी भी समय में वर्म होल ओपन हो सकता है और ये पूरा शहर गायब हो सकता है। अब इन्हें कोई भी एक डेब्रिस को डीएक्टिवेट करना था। अब ब्रायन उस साइंटिस्ट से पूछने लगता है कि इस डेब्रिस को कैसे ऑफ करे और वो पूरी प्रोसेस से उसे गाइड करने लगती है। अब काफी प्रोसेस के बाद धीरे धीरे ये डेब्रिस पूरा डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते अब ये प्रोसेस इधर ही रुक जाती है और वर्म होल नहीं ओपन होता, जिसे देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। वही मेन विलन जिसके पीछे फिनोला होती है वो सीधा पीछे मुड़कर फिनोला को ही पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, लेकिन आगे जानबूझकर कुछ भी बताता नहीं है। और तभी सारे सोल्जर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये मिशन यहीं पर क्लोज हो जाता है और ये लोग दोनों भी डेब्रिस को
अपने पास ले लेते हैं। लेकिन अपने पिता की कोई भी खबर ना मिलने के कारण फिनोला बहुत ही उदास होती है कि तभी उसकी बहन डीडी का उसे मैसेज आता है, जो उसे उसका पुराना फैमिली का वीडियो भेजती है जब ये लोग छोटे बच्चे थे और इनका परिवार काफी अच्छा था, जो देख फिनोला भी काफी इमोशनल होती है क्योंकि इनकी फैमिली ये सब होने से पहले काफी खुश थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम जंगल के कैबिन को देखते हैं जहाँ पे काफी अजीब सी लाशें पड़ी हुई है और उनके ऊपर कुछ स्टैटिक फील्ड का घेरा है। तभी एक लड़का कैबिन में आता है और कुछ सामान लेकर वहाँ से अपने गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। अब 1-2 दिन के बाद पुलिस को इस लाशों के बारे में पता चलता है और ये लोग CIA को बुलाते हैं और जिसके चलते ब्रायन और फिनोला यहाँ पे आने के लिए निकलते हैं। फिनोला लंदन से आई हुई है और वो MI6 की एजेंट है, तो वही ब्रायन CIA का एजेंट है और दोनों मिलकर उसी स्पेसशिप के डेब्रिस को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर फिनोला के जो पिता है उनका नाम है जॉन जोनास, जो कि डेब्रिस पे ही काम करने वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई थी और अब पता चला है कि वो जिंदा है और इन्फ्लक्स नाम के टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिले हुए हैं जो डेब्रिस को चुरा रहे हैं। अब ये बात MIA यानी कि फिनोला और CIA यानी ब्रायन को पता है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे से छुपा रहे हैं। जब दोनों अभी प्लेन में होते हैं तब फिनोला बताती है कि कैसे उसके पिता के डेथ के पहले वो ग्रीस में गए हुए थे फिनोला के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और ये गिफ्ट फिनोला के लिए काफी खास है। लेकिन आगे चलकर हमें पता चलता है कि ये कहानी झूठी है और फिनोला की बॉस होती है प्रिया, उसने जानबूझकर ये स्टोरी ब्रायन को बताने के लिए कहा था ताकि उसे पता चले कि CIA को फिनोला के पिता के बारे में कितना पता है। खैर अब ये दोनों भी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और ऑफिसर इन्हें बताता है कि यहाँ पे हमें 3 लाशें मिली है जो कि अजीब तरह से है और शायद डेब्रिस ने इनके शरीर से अचानक से सारी लाइफ सींच ली है जिसके कारण ये मर गए हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक स्टैटिक फील्ड रिलीज हुई है जो इनके शरीर को घेरे हुए है। ये फील्ड इतनी पावरफुल है कि हम अपना मोबाइल भी इस पे रख कर चार्ज कर सकते हैं। अब इसी रूम में इन दोनों को तलाशी करने पर इन बुजुर्ग लोगों के IDs मिलते हैं। ये तीनों भी बुजुर्ग 80 साल के हैं और 2 दिन पहले ही पासी के एरिया से मिसिंग हुए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि इस कैबिन में 2 टीनेजर बार बार आते थे, यानी कि इन्हीं टीनेजर्स ने इन बुजुर्ग को यहाँ पे लाया होगा। खैर अब ये लोग इन लाशों को लैब में लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे हम मैडॉक्स को देखते हैं, यानी ब्रायन के बॉस को, जो अपने ऑफिस में होता है। इन्होंने लास्ट एपिसोड में इन्फ्लक्स ग्रुप के टेररिस्ट के लीडर को पकड़ा हुआ है और उसके मोबाइल को ये लोग हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो हैक नहीं हो पाता। इसके बाद मैडॉक्स ब्रायन को कॉल करके कहता है कि उसे जॉन जोनास यानी फिनोला के पिता के बारे में कुछ पता लगाना है कि वो मरने से पहले कहाँ कहाँ उसने ट्रैवल किया था। तभी ब्रायन उन्हें बताता है कि फिनोला ने आज सुबह ही मुझे एक किस्सा कहा था जिसमें बताया है कि वो मरने से पहले ग्रीस में गए थे, और वो फोन रख देता है। अब ब्रायन इस डेब्रिस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है और एक ऑफिसर इन्हें बताता है कि कैप्सी नाम का एक और बुजुर्ग जो कि 80 साल का है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट आई है अभी अभी। अब ये लोग CCTV फुटेज देखते और पता चलता है 2 बच्चों ने उसे ओल्ड हाउस से पिक किया था। उन्हें CCTV में उनकी कार की डिटेल्स भी मिलती है और ये लोग उस कार को ट्रैक करने लगते हैं। उन्हें कार का डिटेल्स मिलते हैं और ये लोग उसी लोकेशन पे जाने निकलते हैं। इसी दरम्यान उन्हीं में से जो एक मेन लड़का रहता है, हम देखते हैं वो एक दूसरे बुजुर्ग के पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये बुजुर्ग भी अकेला है। इस बुजुर्ग का नाम होता है सुभाष, इसलिए वो लड़का इस बुजुर्ग को भी अपने साथ लेकर जाता है। अब ये लोग उस लड़के के कार को ट्रैक करके एक जंगल में आते हैं और आसपास चीजें ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मेन लड़का होता है वो अपने बैग से डेब्रिस निकालता है और सुभाष को पकड़ने के लिए देता है, और देखते ही देखते सुभाष 80 साल से पूरा 20 साल का हो जाता है, पूरा जवान। और इसी तरह उसने दूसरे 2 बुजुर्ग लोगों को भी यंग कर दिया होता है। लेकिन इसका इशू ये होता है कि ये जो भी लोग अभी यंग बन जाते हैं वो डेब्रिस के पास ही होने चाहिए। जैसे ही डेब्रिस दूर गया तो इनका हाल भी जो स्टार्टिंग में लाशें देखी थी वैसा ही होगा। अब ये चारों कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी इसी जंगल में पुलिस आ पहुंचती है और इसीलिए वो 2 लड़के पुलिस को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन पुलिस इन दोनों लड़कों को देख लेती है और वो लोग भागने लगते हैं। अब भागते हुए ब्रायन उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है और उस लड़के से पूछता है वो बुजुर्ग आदमी जो आज सुबह ही मिसिंग था, जिसका नाम कैप्सी है, वो कहाँ पर है? तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया?
तो वो लड़का बताता है कैप्सी और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये देख ब्रायन हैरान होता है और उसे अपने कैंप में लेकर आता है। तो यहाँ पे फिनोला जब दूसरे लड़के को पकड़ने जाती है तो वो डेब्रिस के घेरे से दूर चला जाता है, उधर ही बुजुर्ग होकर मारा जाता है। अब एक और टीम होती है जो इन मेन लड़का और लड़की के पीछे पड़ती है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस सुभाष को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे वो मेन लड़का अपने जीएफ के साथ भागने ही वाला था, लेकिन जीएफ उसे कहती है कि हम सुभाष और कैप्सी को छोड़कर नहीं जा सकते, वरना डेब्रिस के दूर जाते ही वो लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो लड़का अपने जीएफ की बात मानकर इन दोनों को बचाने के लिए वापस आता है और कैंप पे नजर रखने लगता है। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ब्रायन को वॉशिंगटन से उसका कलीग कॉल करता है, जो उसे बताता है कि वो लोग फिनोला के घर पे तलाशी ले रहे हैं क्योंकि मैडॉक्स ने फिनोला का घर चेक करने का ऑर्डर दिया है। लेकिन ये बात ब्रायन को पसंद नहीं आती, इसीलिए ब्रायन डिसाइड करता है कि वो सारी चीजें फिनोला को बता देगा और एक कार में उसे बुलाकर कहता है कि फिनोला तुम्हारे पिता जिंदा है। मुझे 2 हफ्ते पहले ही पता चला है इसके बारे में, लेकिन वो क्लोन है या नहीं ये पता नहीं है। तो फिनोला बताती है कि मुझे भी कुछ समय पहले ही पता चला है और वो क्लोन नहीं बल्कि असली है, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब इस केस पे इन्वेस्टिगेट करते दौरान इन्हें एक वॉकी टॉकी मिलता है और ब्रायन उसका यूज करके उसे सीधा मेन लड़के के साथ कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हें वो डेब्रिस हमारे पास लाना होगा वरना सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो लड़का गुस्से में वॉकी टॉकी कट कर देता है। अब इसके बाद ब्रायन को साइंटिस्ट का कॉल आता है जो बताता है कि जो लाशें इन्होंने बरामद की थी वो एक तरह से कोमा में है और डेब्रिस के कारण उनकी एजिंग की प्रोसेस पूरी रिवर्स हो गई थी और इसीलिए ये सभी लोग यंग बन रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेब्रिस आता है तो हम सुभाष और कैप्सी को वापस पहले जैसा बना सकते हैं, यानी कि 80 साल के बुजुर्ग, वो मारे नहीं जाएंगे। अब ब्रायन वापस से वॉकी टॉकी से उस मेन लड़के से बात करता है और हमें पता चलता है उस लड़की और लड़के का नाम कैसी और कोल है। दोनों भी पति पत्नी थे और दोनों भी करीब 90 साल के थे और कैसी को डेमेंशिया हुआ था जिसके कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। वही कोल अपने पत्नी को काफी मिस किया करता था और एक दिन कोल को अपने घर के पीछे के पहाड़ी पर एक डेब्रिस का टुकड़ा मिला और उसे उठाने पर वो सीधा यंग बन गया था, इसीलिए उसने अपने पत्नी को भी डेब्रिस के थ्रू यंग बनाया। आगे कोल ब्रायन को कहता है कि हम जितने ज्यादा लोगों को यंग बनाएंगे उतना ही लोग डेब्रिस के बिना रह सकते हैं। कोल की ये थ्योरी होती है कि उसे 50-60 लोगों को और यंग बनाना है, जिसके बाद ये सभी लोग बिना डेब्रिस के हमेशा के लिए यंग रहेंगे और यही टेस्ट करने के लिए वो अलग अलग लोगों को यंग कर रहा था। अब ये सुन के ब्रायन उसे कहता है कि डेब्रिस इस तरह से काम नहीं करता और तुम जैसे ही डेब्रिस से दूर जाओगे मारे जाओगे, और उसे काफी समझाता है कि तुम्हें डेब्रिस को वापस दे देना चाहिए। और ब्रायन उनसे वादा करता है कि तुम्हें तुम्हारी पहले वाले स्टेट में हम लेकर आएंगे, यानी कि डेब्रिस देने के बाद ये लोग वापस 90 साल के हो सकते थे। अब ये जानने के बाद कोल डेब्रिस लेके यहाँ से भागने का प्लान करता है, लेकिन उसकी पत्नी कैसी होती है वो उसे समझाती है कि हमने अपनी अच्छी जिंदगी बिता ली है और अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए हमें इस डेब्रिस को दे देना चाहिए। तो वो भी मान जाता है और ये दोनों भी रात के समय में डेब्रिस को उधर ही छोड़ने का फैसला करते हैं, जिसके बाद दोनों साथ में एक क्लिफ के ऊपर जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। अब डेब्रिस की मदद से उन दोनों को भी वापस बुजुर्ग किया जाता है। अब यहाँ दूसरी जगह पे हम ब्रायन के बॉस मैडॉक्स को देखते हैं और वो रशियन के साथ मिलकर एक डेब्रिस की डील करता है और उनसे एक डेब्रिस खरीद लेता है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं दूसरे गैंग्स के साथ मिला हुआ है। अब ये केस सॉल्व हुआ था, इसीलिए फिनोला और ब्रायन दोनों भी रिटर्न जा रहे होते हैं। तभी फिनोला ब्रायन पर ट्रस्ट करती है और बताती है कि ग्रीस वाली स्टोरी दरअसल नकली है। पता नहीं क्यों बट मेरे बॉस ने जानबूझकर मुझे ये स्टोरी तुम्हें बताने के लिए कहा था। और फिनोला को रियलाइज होता है कि उसकी बॉस प्रिया उसका यूज कर रही है और उससे काफी सारी चीजें छुपा रही है। वही वो ये भी बताती है कि मैडॉक्स भी किसी गैंग से मिला हुआ है, ये खबर मुझे मिली है। और ब्रायन भी उसे बता देता है कि आज तुम्हारे घर पे छापा डाला हुआ था, तो तुम कोई भी गलत कदम मत उठाना। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम एक बोट को देखते हैं जहाँ पे सैम नाम का एक आदमी काफी डरा हुआ बैठा हुआ था। वो बोट के आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी अचानक से आसपास के सारे लोग फ्रीज आउट हो जाते हैं। सैम की बॉडी भी काफी जकड़ जाती है, लेकिन तभी एक लड़की सामने से उठती है और वो सैम के हाथ से उसका बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद सैम काफी जबरदस्ती से खुद को ही शूट कर देता है। ये शॉट इधर ही कट होता है।
दूसरी जगह हम ब्रायन को देखते हैं जो अपने हेडक्वार्टर में आया हुआ था और अपने बॉस मैडॉक्स से मिलता है। यहाँ पे मैडॉक्स उसे इन्फ्लक्स इस टेररिस्ट ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। अब बातों ही बातों में ब्रायन उसे बताता है कि फिनोला और MI6 को पता चल गया है कि जॉन जोनास यानी कि फिनोला के पिता जिंदा है। अब इसके बाद फिनोला और ब्रायन ये दोनों भी डेब्रिस के उसी इवेंट पर आने के लिए निकलते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पे ब्रायन फिनोला को भी आइडिया दे देता है कि उसने अपने बॉस को बता दिया है। अब ये दोनों भी उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग का इंसिडेंट हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि सैम के पास डेब्रिस था और वो किसी को बेचने के लिए ही जा रहा होता है, लेकिन किसी ने शायद उसे कंट्रोल करके उसके हाथ से वो बैग ले लिया था। वो लड़की जिसने उसका बैग लिया था वो भी पकड़ी गई है, लेकिन उसके पास कोई भी डेब्रिस नहीं था और उसे इस इवेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और न ही पोर्ट के लोगों को कुछ याद है कि इस आदमी ने खुद को कब शूट किया। अब ये लोग सैम के घर जाते हैं जहाँ पे उसका भाई ल्यूक बताता है कि सैम को ये डेब्रिस घर से थोड़ी दूर पर एक लेक है वहाँ पे मिला था जिसे वो बेचने के लिए जाने वाला था और उसे डार्क वेब के थ्रू एक बायर भी मिला था। तभी वहाँ पर सैम की बेटी कैरोलाइन आती है जिसे अभी तक पता नहीं होता कि उसके पिता मर गए हैं। इसके बाद ल्यूक बताता है कि डेब्रिस को टच करने के बाद सैम काफी अजीब बर्ताव कर रहा था, जैसे कि वो काफी स्ट्रेस में रहा करता था। इसके बाद ये दोनों भी डेब्रिस जहाँ पे मिला था वो एरिया सर्च करने के लिए जाने वाले होते हैं कि तभी ल्यूक का भाई आकर सैम का लैपटॉप इन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए देता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से सीधा अपने ऑफिस में आने के लिए निकलते हैं, लेकिन मिड रास्ते में आने पर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें तो डेब्रिस का लोकेशन रिसर्च करना था, लेकिन फॉर सम रीजन उस काम को छोड़कर ये लोग गाड़ी से वापस ऑफिस जा रहे थे। खैर अब इसके बाद ये लोग डेब्रिस वाले लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही फिनोला काफी डरने लगती है और वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। ब्रायन उसे पूछता कि आखिर हुआ क्या, तो वो बताती है कि मानो डेब्रिस मुझसे बात कर रहा है और वो नहीं चाहता कि हम उसके नजदीक जाए। डेब्रिस किसी तरह से हमें मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। अब वही दूसरी तरफ हम CIA के ऑफिस में देखते हैं मैडॉक्स को। वो उसी टेररिस्ट का जो लीडर होता है उससे इंट्रोगेट कर रहा होता है और उसके सर पे एक डिवाइस घुसा देता है जिससे वो उसके आने वाली मेमोरीज को देख सके और उससे वो जॉन जोनास के बारे में पूछने लगता है। ये नाम सुनते ही उसकी लास्ट मेमोरी स्क्रीन पर दिखने लगती है जो कि एक तरह का चर्च है, यानी वहीं पे शायद जॉन जोनास को छुपाया गया है। तो यहाँ पे ब्रायन और फिनोला इन्वेस्टिगेट करते हुए सैम की एक्स वाइफ यानी कि कैरोलाइन के माँ से मिलने के लिए जाते हैं और उससे पूछताछ के दरमियान समझ आता है कि कैरोलाइन की माँ ने कोर्ट में काफी लड़कर कैरोलाइन की कस्टडी अपने पास ले ली थी। अब ये सुनते ये लोग हैरान होते हैं और फिनोला पूछती है कि अगर कस्टडी आपके पास है तो कैरोलाइन अपने पिता के घर पे क्यों रह रही है। तो उसकी माँ मानो कठपुतली की तरह बताती है कि कैरोलाइन की जगह वहीं पर है, वही उसका घर है। अब इसके जवाब से फिनोला और ब्रायन समझ जाते हैं कि कैरोलाइन की माँ के ऊपर भी डेब्रिस का असर हुआ है और किसी ने इन्हें मैनिपुलेट करके कैरोलाइन को अपने पास ही रख लिया है। इसीलिए ये लोग तुरंत ल्यूक और कैरोलाइन के पास जाने निकलते हैं। तो यहाँ पे हम कैरोलाइन को देखते हैं, वो खुद उस डेब्रिस वाले लेक के पास जाती है और अपने साइकिक पावर से लेक में गिरे हुए सारे डेब्रिस के पीसेस को वो खींचने लगती है और उन्हें इकट्ठा करने के बाद वो बैग में भरकर अपने गैराज में छुपा देती है, यानी कि कैरोलाइन ही डेब्रिस को कंट्रोल कर रही थी। अब ब्रायन और फिनोला की एक टीम लेक पर जाती है और वो दोनों भी ल्यूक के घर पे आते हैं। इसी दरमियान कैरोलाइन छुपते हुए उसी लेक पर जाती है क्योंकि अभी भी वहाँ पे डेब्रिस के कुछ पीसेस मौजूद थे जो उसे चाहिए होते हैं। वही बाकी की टीम डेब्रिस को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे फिनोला कैरोलाइन से डेब्रिस के बारे में पूछने लगती है और यहाँ पता चलता है कि डेब्रिस एक्चुअली में ल्यूक को चाहिए था, लेकिन डेब्रिस को सिर्फ कैरोलाइन ही कंट्रोल कर सकती थी और इसीलिए वो उसकी मदद से डेब्रिस को इकट्ठा कर रहा था और इसीलिए उसने कैरोलाइन को उसके माँ के पास नहीं भेजा था। अब यहाँ पे ब्रायन भी ल्यूक से बात करने के लिए उसके घर आता है और तभी घर में वो सैम का ही बैग दिखता है जिससे वो समझ जाता है कि ल्यूक इन सब के पीछे है। अब ब्रायन उसे सीधा कन्फ्रंट कर देता है कि तुम ही डेब्रिस इकट्ठा कर रहे हो और तब ल्यूक बताता है कि हाँ, क्योंकि वो जब मिलिट्री में था तब उनके बर्ताव के कारण
मिलिट्री और गवर्नमेंट के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए इसका बदला लेने के लिए वो मिलिट्री के बेस पर बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था। इसीलिए उसे डेब्रिस चाहिए थे। वही उसका भाई सैम इस डेब्रिस को बेचने के लिए निकल गया था और इसीलिए ल्यूक ने ही उस पोर्ट के सारे लोगों को कंट्रोल करके सैम को मार दिया था। अब यहाँ पे ब्रायन उसे समझाता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ल्यूक उसे भी मैनिपुलेट करके घर से जाने के लिए कहता है। वही जब फिनोला वहाँ आती है तब वो फिनोला को भी मैनिपुलेट कर देता है। अब यहाँ पे सारी टीम केस को छोड़कर वापस जाने लगती है। वो यहाँ पर ल्यूक को कैरोलाइन के छुपाए हुए सारे डेब्रिस के पीसेस मिल जाते हैं, जिससे वो अब कुछ भी कंट्रोल कर सकता है और वो मिलिट्री के बेस पर जाने निकलता है ब्लास्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे फिनोला और ब्रायन दोनों भी मिलिट्री के एयरपोर्ट पे आते हैं यहाँ से वापस जाने के लिए, लेकिन उनका सीनियर ऑफिसर पूछता है कि डेब्रिस कहाँ पर है। वही तो रिट्रीव करने के लिए तुम दोनों यहाँ पे आए थे। और तभी इन्हें रियलाइज होता है कि उन दोनों को ल्यूक ने वापस से मैनिपुलेट करके यहाँ पे भेज दिया है। लेकिन इसी दरमियान हम देखते हैं ल्यूक इसी मिलिट्री एयरपोर्ट पर आता है और एक प्लेन जो उड़ान भर रहा था उसके पायलट को नीचे से ही कंट्रोल करके प्लेन का क्रैश करवा देता है। अब यहाँ पे फिनोला ल्यूक को एक कॉर्नर पे देख लेती है और उसे पकड़ने के लिए जाती है। ब्रायन भी वहाँ पे आता है, लेकिन डेब्रिस के मदद से ल्यूक यहाँ के सारे ऑफिसर्स को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पे ब्रायन उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो ब्रायन को भी कंट्रोल करके उसको खुद के ही गन से खुद को शूट करने के लिए कहता है। अब ब्रायन खुद के शरीर पे कंट्रोल ना होकर खुद को शूट करने के लिए जाता है। वही ल्यूक इन सारे डेब्रिस को लेके अब ब्लास्ट की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे कैरोलाइन आती है जो इसी डेब्रिस को ल्यूक के शरीर में घुसा देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद ये सारे लोग फ्री हो जाते हैं और फिनोला आके कैरोलाइन को थैंक यू कहती है। अब सब शांत होने के बाद कैरोलाइन को उसके माँ के पास सौंप दिया जाता है। अब ये केस खत्म होने के बाद फिनोला को उसकी बहन डी का कॉल आता है जो उसे कहती है कि मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे लग रहा है मैं वापस से डिप्रेशन में जाने वाली हूँ, तुम्हें तुरंत वापस घर आना चाहिए। फिनोला भी बहुत ही परेशान होती है और उसे डॉक्टर को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन डी बातों ही बातों में एक कोड वर्ड यूज करती है और फोन काट देती है। अब फिनोला को याद आता है कि बचपन में खतरा दर्शाने के लिए वो और उसकी बहन वो कोड यूज किया करती थी, यानी कुछ तो गड़बड़ है और फिनोला परेशान होती है। वही हम डी के घर पे देखते हैं, यहाँ पर फिनोला की बॉस प्रिया आई हुई थी और उसी ने जबरदस्ती डी से ये कॉल करवाया होता है ताकि वो फिनोला को वापस यूके बुला सके। इसी दरमियान ब्रायन को भी मैडॉक्स का कॉल आता है जो बताता है कि तुम और फिनोला जल्दी से ऑफिस आ जाओ, हमें जॉन जोनास का लोकेशन मिल गया है और उसे रेस्क्यू करने के लिए हमें निकलना है। और दोनों भी वहां आने के लिए निकलते हैं और यही एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत एक अबैंडन फैसिलिटी में होती है जहाँ पे हम एक लड़की को देखती है जिसे शायद कैद करके रखा हुआ था और वो यहाँ वहाँ भाग रही होती है। जब लोग उसे पकड़ने आते हैं तब वहाँ पे पड़ी लाशों के बीच में वो जाके छुप जाती है, लेकिन एक आदमी उसे देख लेता है और पकड़ने के लिए आता है, लेकिन तभी वो लड़की उस आदमी के आर पार चली जाती है जिसके कारण उस आदमी के 2 टुकड़े होते हैं, वो वही मारा जाता है और लड़की फैसिलिटी से भाग जाती है। वही दूसरी जगह फिनोला और ब्रायन को देखते हैं जो CIA के ऑफिस में आए हुए थे और उन्हें मैडॉक्स द्वारा बताया जाता है कि कैसे उन्हें जॉर्ज जोनास को रेस्क्यू करना है। अब मीटिंग के बाद मैडॉक्स अकेले में ब्रायन से कहता है इस रेस्क्यू मिशन में तुम्हें जॉर्ज जोनास को मार डालना है, वो जिंदा वापस नहीं आना चाहिए और फिनोला को तुम्हें झूठ कह देना है कि वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। इस बात से ब्रायन काफी हैरान होता है, लेकिन मैडॉक्स के स्ट्रिक्टली ऑर्डर होते हैं। अब उसी टाइम पे फिनोला को भी उसके बॉस प्रिया का कॉल आता है और वो बताती है कि जैसे ही तुम अपने पिता यानी जॉर्ज जोनास को रेस्क्यू करोगी, वहाँ से उसे लेकर एक कुरियर हाउस में तुम्हें आना होगा जहाँ पे एक जेट तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और वहाँ से तुम दोनों को भी वापस लंदन आना है। इस बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। फिनोला भी ये सुन के थोड़ी हैरान होती है और आगे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन प्रिया उसे टाल देती है और कहती है कि मेरी एक टीम तुम्हारे इस जगह पे मदद करने के लिए रुकी होगी, तुम्हें कैसे भी वहाँ पे पहुँचना है अपने पिता को लेकर। अब कंफ्यूज फिनोला मिशन के लिए रेडी होती है और ब्रायन के साथ कार में आकर बैठ जाती है, जहाँ पे ब्रायन उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे पिता को मारने के ऑर्डर मिले हैं और इसी के कारण इन दोनों का भी आर्ग्यूमेंट होता है। लेकिन अंत में फिनोला भी बता देती है कि कैसे प्रिया ने रेस्क्यू मिशन तैयार किया है मेरे और मेरे पिता को यहाँ से लेकर जाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद ब्रायन उसे अश्योर करता है कि वो उसके पिता को बचाने की कोशिश करेगा और उन्हें नहीं मारेगा, क्योंकि इन दोनों को भी सच जानना है।
अब इसके बाद ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ब्रायन को एक लड़की दिखाई देती है जो कार के सामने आकर अचानक से गायब हो जाती है। अब ये लोग वहीं रुककर आसपास सर्च करने लगते हैं और ब्रायन को वो लड़की मिल जाती है। उसे पूछने पर वो बताती है कि वो टेररिस्ट फैसिलिटी में काफी दिनों से कैद है और वो लोग उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डेब्रिस के थ्रू। अब उसमें गायब होने और किसी भी इंसान के आर पार जाने की पावर है और वो फोटो से टेररिस्ट लीडर को भी पहचान जाती है। अब आगे इनकी दूसरी टीम लड़की को लेके वापस लैब में जाने के लिए निकलते हैं कि तभी वो लड़की फिनोला से कहती है कि मुझे नहीं पता कि लाइट ऑफ बॉल कहाँ पर है। फिनोला सुन के चौंक जाती है क्योंकि उसने इसके बारे में कुछ भी उस लड़की से पूछा नहीं था। ऊपर से फिनोला को ये भी बात याद आती है कि जब क्लोन वाले डेब्रिस पर ये लोग काम कर रहे थे तब एरिक, इसका जो क्लोन होता है, उसने भी यही चीज कही थी कि लाइट ऑफ बॉल मेरे पास नहीं है। फिनोला को लगता है कि लाइट ऑफ बॉल कोई एक दूसरा इम्पोर्टेंट डेब्रिस होगा। अब वहाँ से ये लोग फैसिलिटी में जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पे वे लोग काफी सारे टेररिस्ट पे हमला करते हैं। वही उन्हें काफी सारे लोग भी मिलते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। अब फाइनली एक जगह पर फिनोला को अपने मरे हुए पिता जिंदा दिखाई देते हैं। दोनों भी काफी इमोशनल होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ब्रायन की टीम आती है और उनके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन ब्रायन उन लोगों को रोकता है। लेकिन एक सोल्जर जॉर्ज को मारने वाला होता है, इसलिए ब्रायन उसे मार देता है और ये तीनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा क्रॉस फायरिंग होती है जिसमें काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और अंत में ये तीनों ही बच जाते हैं। वही जाने से पहले ब्रायन फैसिलिटी की पूरी फुटेज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और ये लोग वहाँ से प्रिया के बताए हुए कुरियर स्टेशन पे जाने निकलते हैं ताकि फिनोला और जॉर्ज यहाँ से बचकर लंदन जा सके। वही दूसरी जगह देखते हैं MI6 का जो ऑफिसर होता है वो फिनोला के कुरियर स्टेशन पर आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यह आदमी एक बहरूपिया होता है जिसने मेन ऑफिसर को किडनैप करके उसका मास्क पहना होता है, यानी कि शायद ये आदमी भी टेररिस्ट या किसी और से मिला हुआ है। अब ये लोग रास्ते में होते हैं कि तभी फिनोला को उसके बहन डीडी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। कल मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, तुम्हें वापस से लंदन आना चाहिए, लेकिन वो एक झूठ था। असल में तुम्हारी बॉस प्रिया मेरे घर पे आई हुई थी और उसने मुझसे जबरदस्ती कॉल करवाया था ताकि तुम लंदन वापस आ सको। अब ये सुनने के बाद फिनोला डीडी को कहीं छुपने के लिए कहती है और फिनोला को भरोसा हो जाता है कि प्रिया पर भी वो ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो जैसे ही लंदन जाएगी शायद उसके पिता को अरेस्ट कर लिया जाएगा या मार भी सकते हैं, इसीलिए वो लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और तीनों भी एक मोटेल में आते हैं। ब्रायन भी यहाँ मैडॉक्स को बता देता है कि फैसिलिटी में जॉर्ज जोनास नहीं था, इन्फॉर्मेशन गलत थी। खैर अब रात होते ही ये लोग एक मोटेल में आते हैं जहाँ पे फाइनली फिनोला अपने पिता यानी जॉर्ज को कन्फ्रंट करती है और पूछते कि भाई आप जिंदा कैसे हो? मैंने आपको मॉर्ग हाउस में विजिट किया था, आपकी लाश को देखा था, आप मारे गए थे। और यहाँ पे जॉर्ज सच्चाई बताता है। जॉर्ज वन ऑफ टॉप साइंटिस्ट था और करीब 6 महीने पहले जब डेब्रिस अर्थ पे गिरे थे तब उन पर रिसर्च करने के लिए ही वो US में CIA के साथ काम कर रहा था। लेकिन इसी दरम्यान उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी यानी कि फिनोला की माँ मारी गई है, जिसके कारण वो बहुत ही डिप्रेस हो गया और उसने खुदकुशी की थी। लेकिन इन्फ्लक्स जो टेररिस्ट ग्रुप है वो लोग जॉर्ज की लाश को बरामद करते हैं और एक डेब्रिस के मदद से उन्हें वापस जिंदा किया जाता है। उसे टॉर्चर करके एक ऐसा डिवाइस बनाने के लिए कहा था जो पूरी दुनिया भर से डेब्रिस की लोकेशन जान ले। इन्फ्लक्स ग्रुप इस पूरे एलियन टेक्नोलॉजी को अपने लिए यूज कर रहा था क्योंकि जिसके पास भी ये टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया नहीं पूरे स्पेस में अपना राज कर सकता है। और 4 से 5 महीने से जॉर्ज उनके लिए काम कर रहा था और उसने लगभग वो डिवाइस बना ही लिया था जिससे अब इन्फ्लक्स पूरे डेब्रिस को ढूंढ सकता है। वो आगे बताता है कि एलियंस ने एक तरह से इंसानों को ये टेक्नोलॉजी गिफ्ट की है और इसकी मदद से हम अर्थ को बचा सकते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटी को एक और चांस मिल सकता है अगर डेब्रिस सही हाथ में लगा तो। लेकिन ये सारी चीज़ें सुन के फिनोला बहुत ही इमोशनल होती है कि उनके पिता ने उसके और उसके बहन के बारे में ना सोचते हुए खुदकुशी करनी चाहिए। वो अपने पिता से बहुत ही नाराज होती है और इनका आर्ग्यूमेंट होता है। फाइनली उसके पिता फिनोला से एक और मौका मांगते हैं ताकि वो चीज़ें सही कर सके और फिनोला हाँ कहती है। खैर फिनोला उनसे पूछती है कि आपने टेररिस्ट के लिए अब वो डिवाइस तो बना ही लिया है, अब उसे रोका कैसे जा सके वो बताइए। तो वो बताता है कि वो उसी डिवाइस जैसा एक दूसरा स्कैनर बना सकता है जिससे वो टेररिस्ट को रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ इक्वेशंस की फाइल चाहिए होगी जो CIA के सर्वर पर है। अब फिनोला और ब्रायन इसी प्लान पे काम करने लग जाते हैं। अब रात के दरमियान
फिनोला प्रिया को कॉल करती है और उसे सच्चाई बता देती है और कहती है कि मेरे पिता जिंदा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे साथ भी खेल खेल रही हो। मेरे बहन के थ्रू तुम मुझे मैनिपुलेट करके लंदन में बुला रही थी। लंदन में आते ही तुम मेरे पिता को पकड़ सकते हो, शायद मार भी सकते हो। अगर तुम्हें जॉर्ज जोनास की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो तुम्हें अब मेरे लिए काम करना होगा। और वो उसी इक्वेशन की फाइल प्रिया से मांगती है जो CIA के सर्वर पर है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। आई नो यहाँ से ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों इसके टोटल 13 एपिसोड है, यानी कि 5 एपिसोड बचे हैं जो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून। एंड इसके बाद में हेलो ये सीरीज भी लेकर आ रही हूँ। और अगर आप यहाँ तक रुके हो सो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।